ओके जी, वी हैव असेंडिंग कॉलन। ये कॉलन में आपको पता है 3 टाइप्स हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड 4 में आ जाते हैं। असेंडिंग कॉलन की बात करेंगे तो ये आपके पास राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है, सीकम से लेके लिवर के राइट लोब तक आता है, फिर ये बेंड करके ट्रांसवर्स कॉलन बना देते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लेक्चर बनता है दिस इज नॉन एज राइट कॉलिक फ्लेक्चर। ठीक है, अब पेरिटोनियम की बात करें तो पेरिटोनियम जो है वो असेंडिंग कॉलन को फ्रंट से और साइड से कवर कर रही होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट कर रही है। असेंडिंग कॉलन के रिलेशंस की अगर हम बात करें ओके जी, इसके रिलेशंस को थोड़ा सा मेमोराइज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि असेंडिंग कॉलन जो है इसके सामने क्या होगा, वही चीज़ें जो हमने सीकम के आगे पढ़ी थी, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स हैं, ग्रेटर ओमेंटम है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। पोस्टीरियरली हमारे पास जो वो मसल्स होते हैं, इलियाकस, इलियक क्रस, क्वाड्रेटस लिम्बोरम, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, किडनी है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल नर्व्स। ठीक है, तो ये सारे आपके पास जो है वो असेंडिंग कॉलन के रिलेशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ब्लड सप्लाई के ऊपर। तो असेंडिंग कॉलन को सप्लाई करती है, ये आपके पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। ठीक है, इधर से ब्रांच आती है इलियोकॉलिक और राइट कॉलिक। ठीक है, ये इसकी राइट कॉलिक है। इसी तरह यहाँ से ब्रांच आती है इलियोकॉलिक आर्टरी, तो वो दोनों सप्लाई करती हैं असेंडिंग कॉलन को। वेन्स इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन्स के अंदर ड्रेन करते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज ये सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स हो जाएंगे, नर्व सप्लाई में सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस हो जाएगा। ठीक हो गया, सो वी हैव डन विद असेंडिंग कॉलन। लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन जो है ये आपके पास 15 इंचेस लॉन्ग है। कहाँ से कहाँ तक है, एब्डोमेन में एक्सटेंड करता है, अम्बेलिकल रीजन को ऑक्यूपाई करते हैं, बीच में अम्बेलिकल रीजन होता है। सो बेसिकली ये राइट कॉलिक फ्लेक्चर यहाँ से शुरू होता है बिलो द राइट लोब ऑफ लिवर, और ये नीचे की तरफ थोड़ा सा हैंग करता है। ठीक है, जिस तरह सस्पेंडेड होता है। तो ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन जिसकी मेसेंट्री होती है, ठीक है, वो इसको सस्पेंड करके रखती है फ्रॉम द पेंक्रियाज। और यहाँ पे क्या होता है, फिर ये लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर बनाता है, इसको हम स्प्लिनिक फ्लेक्चर भी कहते हैं। ठीक है, सो लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर आप देख रहे हैं कि राइट कॉलिक फ्लेक्चर से थोड़ा सा हाई है। ओके, एंड यहाँ पे जो आपका राइट कॉलिक फ्लेक्चर है डायफ्राम से कनेक्टेड होता है विद हेल्प ऑफ अ लिगामेंट विच इज़ नॉन एज फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। फ्रेनिक टर्म जो है डायफ्राम के लिए यूज़ की जाती है, कॉलिक मीन्स कॉलॉन्स, और फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन जो है, जिसकी ट्रांसवर्स कॉलॉन की मिजेंट्री है, उसको हम कहते हैं। और ये बेसिकली जो है वो अटैच होती है आपके पास ग्रेटर ओमेंटम की दोनों लेयर्स के बीच में। ठीक है, सो बेसिकली ये मेसेंट्री जो है वो ट्रांसवर्स कॉलॉन के सुपीरियर बॉर्डर पे अटैच होती है, और जो पोस्टीरियर लेयर्स हैं ग्रेटर मोमेंटम की वो इन्फीरियर बॉर्डर पे इसके अटैच हो जाती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, अब ये जो ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन है हमें पता है कि 15 इंचज़ है, कितनी लंबी है, तो इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी वेरिएबल है, और ये हैंग डाउन करके पेल्विस में भी आ सकता है। इसके रिलेशंस की बात करते हैं तो इसके भी वही रिलेशंस हैं जो आपको थोड़े से मेमोराइज़ करने पड़ेंगे, कि इसके सामने जो है वो ग्रेटर मोमेंटम है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आ रही है, पीछे जो है वो ड्यूडिनम का पार्ट है, पेंक्रियाज हैं, कॉइल्स ऑफ ड्यूडिनम है। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे होगा ना आपके पास कुछ ट्रांसवर्स कॉलॉन, तो पीछे जो है वो ड्यूडिनम का सेकंड पार्ट होगा, यानी यहाँ पे। इसी तरह आपके पास हेड ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है, यहाँ पेंक्रियाज होगा, उसका हेड होगा, और कॉइल्स ऑफ ड्यूडिनम इसके पोस्टीरियरली होंगे। सो आर्टरीज की बात करें, सो आर्टीरियल सप्लाई जो है, अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दिस इज़ प्रॉक्सिमल 2/3, दिस इज़ डिस्टल 1/3। प्रॉक्सिमल 2/3 को सप्लाई करती है मिडिल कॉलिक आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और आपके पास जो डिस्टल है उसको सप्लाई करती है लेफ़्ट कॉलिक आर्टरी, ये वाली, ये। ठीक है, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ इन्फीरियर मेसेंटेरिक। तो ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल का आपने याद रखना है। वेन्स भी इसी के कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी कि सुपीरियर जो डिस्टल, जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होगा उसमें सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन्स होंगी, डिस्टल में इन्फीरियर मेसेंटेरिक होंगी, नोड्स भी उसके अकॉर्डिंग है, और नर्व सप्लाई भी उसी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, ये आपके पास जो है वो डिसेंडिंग कॉलन है, ये वाला जो पोर्शन था, दिस इज़। ठीक है, सो डिसेंडिंग कॉलन की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये 10 इंचज़ लॉन्ग है, ये लेफ़्ट अपर और लोअर क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, एक्सटेंड करता है लेफ़्ट कॉलिक फ्लेक्चर से पेल्विक ब्रिम तक आता है, पेल्विक ब्रिम के बाद उसको क्रॉस करके, यानी पेल्विक इनलेट को क्रॉस करके सिग्मॉइड कॉलन बन जाता है। ठीक, पेरिटोनियम इसके इंटीरियर और पोस्टीरियर होती है। ठीक है, उसको एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट कर रही होती है। इसके रिलेशंस में भी वही है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स हैं, ग्रेटर मोमेंटम है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, पीछे किडनी है, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस है, क्वाड्रेटस लैम्बोरम है, इलियक क्रस्ट है, इलियाकस है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक है, इलियो इंग्वाइनल है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व्स, फेमोरल नर्व, सारी नर्व्स हैं। ओके, सो ब्लड सप्लाई की हम बात करें, लेफ्ट कॉलिक, ठीक है,
ये वाली विच इज़ वॉज द ब्रांच ऑफ इन्फीरियर मेसेंटेरिक, एंड ऑल्सो देयर इज़ सिग्मोइडल ब्रांचेज ऑफ इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की जो सिग्मोइडल आर्टरीज होती हैं ये सिग्मोइड में तो जा रही हैं, सिग्मोइड कॉलन में, साथ डिसेंडिंग को भी कुछ ब्रांचेस दे रही हैं, और इसके अलावा लेफ्ट कॉलिक आर्टरी जो है वो भी इसको सप्लाई कर रही है। वेन्स इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन के अंदर ड्रेन होंगी, लिम्फ ड्रेनेज भी इन्फीरियर मेसेंटेरिक नोड्स, और अल्टीमेटली नर्व सप्लाई भी इन्फीरियर मेसेंटेरिक नर्व प्लेक्सस। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स कॉलॉन। अब हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल्स के ऊपर। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के जो भी क्लिनिकल्स स्नेल में मेंशन है वो हम करने लगे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी बेसिकली नाम से पता चल रहा है कोई प्रोसीजर है जिससे हम कोई चीज़ देख रहे हैं। सो बेसिकली कॉलन के अंदर ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए कि अर्ली ट्यूमर है, मेलिग्नेंट, ठीक है, ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए हम कोलोनोस्कोपी प्रोसीजर यूज़ करते हैं। सो बेसिकली इस प्रोसीजर में किया क्या जाता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन हम देखते हैं, ठीक है, एक ट्यूब हम डालते हैं, एलोंगेटेड फ्लेक्सिबल ट्यूब या एंडोस्कोप आप समझ लें, और उसकी मदद से डाइजेस्टिव ट्राई जो कॉलन है आपका उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, लार्ज बॉवल को हम वॉश आउट कर देते हैं और अल्टीमेटली ट्यूब को हम एनल कैनाल के थ्रू इंसर्ट करते हैं। तो इसी तरह आपके पास पॉलिप्स वगैरह, ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी ऑफ पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स। या ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ अपेंडिक्स की डिफरेंट पोजीशंस होती हैं कि वो हैंग भी कर सकता है पेल्विस में, वो सीकम के पीछे जा सकता है, वो इलियम के आगे आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पोजीशन जो है ये सारी माइंड में एक फिजिशियन को रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो टेंडरनेस जो है उसको लोकेट कर सके। ठीक है, और ज़ाहिर है हमें पता है कि पेरिटोनियम की टेंडरनेस जो है वो हो जाती है जब भी आपके पास अपेंडिक्स इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो अगर हैंग कर रहा होगा पेल्विस के अंदर तो उसकी वजह से टेंडरनेस राइट लोअर क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, लेकिन अगर डीप टेंडरनेस जो है वो फील हो सकती है, एक्सपीरियंस की जा सकती है अबव द सिम्फिसिस प्यूबिस। रेक्टल या विजाइनल एग्जाम करते हैं उससे भी आपको जो है वो टेंडरनेस फील होगी। तो पेरिटोनियम की टेंडरनेस अगर राइट साइड पे फील होती है सो इट इज़ अ साइन के अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन एंड परफोरेशन। सो बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि देखें ये लॉन्ग है, नैरो, ब्लाइंड इंडेड ट्यूब है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपके पास जो सारे कंटेंट्स हैं, ठीक है, जब डाइजेशन के बाद जो कंटेंट्स होते हैं, बॉवल कंटेंट्स, वो इसके अंदर आ सकते हैं। इसमें लिम्फॉइड टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी बात है कि इसका ल्यूमिन में टेंडेंसी है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा चीज़ों को, क्योंकि स्मॉल है ना, स्मॉल नहीं सॉरी नैरो ल्यूमिन है। इस वजह से क्या होता है कि जो भी चीज़ उसके अंदर आती है वो उसको ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा, जो भी कंटेंट आएगा वो हार्डन हो जाएगा, एंड दिस टर्म इज़ नॉन एज एंटीरोलिथ, जिसकी वजह से क्या होगा उसके कंटेंट वहीं फंस जाएंगे, रुक जाएंगे, आगे नहीं जा सकते। सो नेक्स्ट आपके पास एक अपेंडिक्स के जो प्री डिस्पोजिशन है टू परफोरेशन। ठीक है, अपेंडिक्स जो इसको सप्लाई करती है अपेंडिकुलर आर्टरी, और आपको पता है मेडिकुलर आर्टरी किसी और से एनास्टोमोज नहीं कर रही। ठीक है, और जो अपेंडिक्स को का जो ब्लाइंड एंड है उस पर भी यही आर्टरी सप्लाई कर रही है। तो अगर एडीमा होता है पेंडिकुलर वॉल का तो उसकी वजह से आपकी जो ब्लड सप्लाई है पेंडिकुलर आर्टरी कंप्रेस हो जाएगी, तो उसका थ्रोम्बोसिस हो जाएगा और अल्टीमेटली पेंडिकुलर वॉल का नेक्रोसिस या गैंग्रीन हो जाएगा, और साथ ही उसकी परफोरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो परफोरेशन जब होगी तो जाहिर बात है कि वो वॉल रप्चर करेगी और अल्टीमेटली जो इन्फेक्शन अपेंडिक्स के अंदर था वो आपका इधर उधर जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा, लाइक ग्रेटर सैक में चला जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आपको वैसे पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस। जो अपेंडिसाइटिस का पेन होता है वो कहाँ कहाँ आता है। विजरल पेन जो है वो हमें पता है कि किसी मसल के स्पैज़म की वजह से प्रोड्यूस होता है। एफरेंट फाइबर जो है वो T10 के लेवल से बेसिकली एंटर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और एक वेग रेफर्ड पेन अम्बेलिकस के रीजन में आता है। पहले अम्बेलिकस के रीजन में पेन आता है, उसके बाद पेन शिफ्ट हो जाता है जिधर भी इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स इरिटेट कर रहा है पेरिटोनियम को, जिधर पेरिटोनियम की जो है वो बेसिकली टेंडरनेस आ गई है। ठीक है, तो अगर आपके पास अम्बेलिकल रीजन में होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये वेग रेफर्ड पेन है, यानी अनक्लियर है। ठीक है, क्योंकि T10 की डर्माटोम है ना आपके पास अम्बेलिकल रीजन में भी, अपेंडिक्स वाले में भी। सो पेन अगर आपके पास फिर वहाँ से अम्बेलिकस से शिफ्ट करके अपेंडिक्स तक चला जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि अब ये प्रिसाइज, सवेयर और लोकलाइज हो चुका है, पहले इट वॉज नॉट लोकलाइज्ड। ओके, नेक्स्ट आपके पास है ट्रॉमा ऑफ द सीकम एंड कॉलन। सो बेसिकली अगर कॉलन को कोई भी इंजरी होती है, ठीक है, ब्लंट इंजरी, तो उसके ज़रिए नतीजे में क्या होगा, आपके पास जो कॉलन के मोबाइल पार्ट्स हैं यानी कि ट्रांसवर्स कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन, वो फिक्स पार्ट्स को जोड़ देंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलन को। ठीक है, वो जहाँ पे बेसिकली ज्वाइन कर रहे होते हैं मोबाइल पार्ट्स, उसको फिक्स पार्ट्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं, उधर सबसे ज़्यादा जोड़ नहीं देंगे, सॉरी, बेसिकली मकसद ये है बताने का कि आपके पास जो ज़्यादा पूरे कॉलन
जो है वो मोबाइल नहीं है। जो ट्रांसवर्स सिग्मोइड मेसोकोलोनल पोर्शन में ज़्यादा मोबाइल है। असेंडिंग डिसेंडिंग कोलॉन जो है वो आपके सेकेंड्रली रिट्रोपेरिटोनियल होते हैं, तो वो इतने मोबाइल नहीं होते। सो ये पार्ट्स जो इनके जंक्शंस होते हैं ना, जिधर ठीक है, जिधर आपके पास ट्रांसवर्स कोलॉन असेंडिंग से मिल रहा है या जिधर डिसेंडिंग ट्रांसवर्स से मिल रहा है, ये पार्ट्स ज़्यादा प्रोन हैं टू इंजरी। सो पेनिट्रेटिंग इंजरीज जो है इस तरह स्टैब वुंड्स के नतीजे में भी ये भी कॉमन है। नेक्स्ट है कैंसर ऑफ लार्ज बॉवल, ठीक है, ये बहुत कॉमन है इन पर्सनस ओल्डर देन 50 ईयर्स, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि जब ये एक कैंसर बनता है, कैंसरस मैस, तो तब तो वो इंटेस्टाइनल वॉल से ही शुरू होता है, ठीक है। जब वो वॉल में आगे आगे फैलता जाता है तो अल्टीमेटली वो लिम्फेटिक्स के थ्रू या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो कहीं पे भी जा सकता है, वो लिवर में भी जा सकता है ब्लड या लिम्फेटिक्स के थ्रू। अगर डायग्नोसिस जल्दी पता चल जाए, ठीक है, पार्शियल कोलेक्टमी भी हम कर सकते हैं ताकि वो लिम्फ वेसल्स जिनके अंदर कैंसरस मैस है उसको उनको ही रिमूव कर लिया जाए, एरिया को ड्रेन कर लिया जाए। लेकिन अगर बाद में पता चले, बाद में स्टेजेस में, तो वो तो फिर पेनिट्रेट कर चुका होता है। नेक्स्ट है डाइवर्टिक्यूलोसिस। डाइवर्टिक्यूलोसिस जो है कॉलन की वो कॉमन है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा म्यूकोजा जो है वो हर्निएट कर जाता है आपके पास, ठीक है। और ये वहाँ पे कॉमन है जिधर सर्कुलर मसल वीक होता है। सर्कुलर मसल वीक वहाँ होता है जब ब्लड वेसल मसल को पियर्स करती है ना, तो उस पॉइंट पे मसल थोड़ा सा वीक हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादा कॉमन चांसेस होता है कि म्यूकोजा आपका अलॉन्ग विद दैट सर्कुलर मसल हर्निएट कर जाए। तो हर्निएशन की साइट जो है वो आपको मैं बताऊँगी कहाँ कॉमन है। सो साइड बेसिकली उधर ही कॉमन है जिधर आर्टरी पेनिट्रेट करी है। डाइवर्टिक्यूलोसिस एक टर्म है और एक टर्म मैंने यहाँ मेंशन नहीं की, दैट इज़ डाइवर्टिक्यूलाइटिस। उसका ये मतलब है कि अगर वही डाइवर्टिकुलम की इन्फ्लेमेशन हो जाए और वो गट वॉल को भी परफोरेट कर दे, तो दैट इज़ नोन एज डाइवर्टिक्यूलोसिस। डाइवर्टिक्यूलोसिस मीन्स सिर्फ उसका बाहर डाइवर्टिकुलम का निकलना, ठीक है। डाइवर्टिक्यूलाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, बिकॉज आइटिस जनरली मीन्स इन्फ्लेमेशन ना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है सीकोस्टमी एंड कोलोस्टमी। बेसिकली इसमें ये होता है कि सीकम हमें पता है कि मूव कर सकता है, ट्रांसवर्स कोलॉन सिग्मोइड कोलॉन मूव कर सकते हैं, तो उनको हम सरफेस पे ला सकते हैं एक छोटा सा होल करके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। तो अगर सीकम और ट्रांसवर्स कोलॉन को फिर हम खोलते हैं, बॉबल कंटेंट्स जो हैं हम वहाँ से ड्रेन कर सकते हैं। सो ये प्रोसीजर्स हैं जिनको हम कहते हैं। नेक्स्ट है वॉल्वुलस। वॉल्वुलस क्या होता है? सिग्मोइड कोलॉन हमें पता है कि बहुत मूव कर सकता है, ठीक है, अपने मेसेंट्री के गिर्द इसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये मूव अपने ही गिर्द रोटेट कर लेता है, तो उसकी वजह से उसको हम वॉल्वुलस कहते हैं। इसकी ब्लड सप्लाई अगर रप्चर हो जाएगी तो उससे मसले होंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है इंटरसेप्शन। ये क्या चीज़ है? इसमें जो बॉवल का प्रॉक्सिमल सेगमेंट है उसको हम देखते हैं, ठीक है, ल्यूमिन में ऑफ एन एडजॉइनिंग डिस्टल सेगमेंट। ओके, सो ये प्रोसीजर ये है कि इसमें हम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के सेगमेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। सो और इसमें ये है कि ब्लड सप्लाई को भी कट ऑफ करना पड़ता है, तो गैंग्रीन भी बन सकती है। चिल्ड्रन के अंदर इलियोकोलिक गैंग्रीन सबसे कॉमन है। चिल्ड्रन के अंदर ज़्यादा इंसिडेंस इसलिए है क्योंकि उनमें लार्ज इंटेस्टाइन का साइज़ थोड़ा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और दूसरा फैक्टर ये भी कि पेयर्स पैचेस होते हैं, ठीक है, इलियम के अंदर आपको पता है। तो स्वोलन पैच अगर कोई होगा ल्यूमिन के अंदर आ जाएगा, या फिर इलियल वॉल की पेरिस्टाल्सिस हो जाएगी और वो फिर गट के ल्यूमिन में भी आ सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लिनिकल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इनफैक्ट दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू नीड टू नो अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। थैंक यू सो मच।